गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आई आशुरागा वेलकम यू ऑन दिस लर्न विद CDS एस्पिरेंट चैनल। तो आपको पता है कि मैंने CDS के लिए और मैनी मोर एग्ज़ाम जैसे कि CAPF और INET के लिए मैंने 6th क्लास की ज्योग्राफी सीरीज़ स्टार्ट की है NCERT, जिसमें मैंने पार्ट वन फर्स्ट चैप्टर का कवर कर दिया है, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। तो अब ये सेकंड पार्ट मैं आपको डिलीवर करने जा रहा हूँ, तो आप इसे बिल्कुल कंटिन्यूसली डेडिकेशन के साथ वॉच कीजिएगा। जिसमें अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में उसको रिलीज़ कर सकते हैं। आई विल प्रोवाइड यू सॉल्यूशन एनी हाउ। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं जल्दी। आपको बहुत पसंद आया होगा फर्स्ट पार्ट जो हमने कवर किया था। वर्ड फॉर वर्ड मैं आपको कवर कराऊंगा NCERT, जिसमें आपका कोई भी डाउट नहीं होगा। तो लास्ट जो मैंने कराई थी, फर्स्ट पार्ट कराया था कंप्लीट, वो मैंने करा दिया था सन तक। अगर आपने नहीं देखा तो मैं आपको कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, प्लेलिस्ट की भी और वीडियो की भी, तो आप जाके देख सकते हैं। और हमारा जो सेकंड पार्ट है वो हम स्टार्ट करेंगे अर्थ से। इफ वी टॉक अबाउट द अर्थ, अर्थ से हम बिल्कुल इस बात करेंगे। तो अर्थ से जब हम बात करते हैं तो ये सोलर सिस्टम में ये हमारा सन हो गया, ये यहाँ पे सन हो गया। अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लेनेट, ये मरकरी हो गया। फिर इसके बाद वीनस हो गया, ये आ गया हमारे पास अर्थ। अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम फ्रॉम द सन, थर्ड नियरेस्ट प्लेनेट है। एंड इन साइज इट इज द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लेनेट। साइज की अगर इफ वी टॉक अबाउट इन द साइज, तो ये साइज में कौन सा है? साइज में फिफ्थ है लार्जेस्ट, फर्स्ट पे जुपिटर है। और सन से बात करते हैं हम तो सन से है थर्ड। इसके बाद हम फर्दर, इट इज स्लाइटली एट फ्लैटेंड पोल। मैंने आपको बताया था कि ऐसे कुछ अर्थ होती है, जैसे कि इसमें ये आप कर सकते हो ऐसे, ये पोल पे थोड़ा फ्लैटेंड, मिडिल में थोड़ा बल्ज आउट। तो इस वजह से दैट्स वाई इट्स शेप इज कॉल्ड जियोइड। जियोइड मैंने आपको बताई देता शेप, अर्थ की शेप कैसी होती है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो आपको जाकर प्रेफर करना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट था। जियोइड, ये तो एग्जाम में आ चुका है डायरेक्ट NDE में भी, कि शेप ऑफ अर्थ कैसी है। जियोइड का मतलब होता है, जियोइड मीन्स अर्थ लाइक शेप। शेप ऑफ अर्थ आंसर आएगा स्फेरिकल, तो स्फेरिकल नहीं करना, जियोइड शेप ऑफ अर्थ। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो, तो इसे नोट डाउन कर लें। और अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, आगे फर्दर मूव कर सकते हैं। कंडीशंस फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ आर प्रोबेबली फाउंड ओनली ऑन अर्थ। जो हमारी कंडीशन होती है जिस पे हम बस रह सकते हैं, वो प्लेनेट ओनली ऑन क्या है, अर्थ पे ही हम रह सकते हैं, जो हमारे अकॉर्डिंग टू फेवरेबल कंडीशन अवेलेबल फॉर अस। फेवरेबल जो कंडीशन हमारी वो कहाँ पर है? फेवरेबल कंडीशन अर्थ पे ही है बस। द अर्थ इज नाइदर टू हॉट और नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड। यानी कि अर्थ जो हमारा जो प्लेनेट है वो ना तो ज़्यादा गर्म है और ना ही ज़्यादा ठंडा है। नाइदर टू हॉट एंड नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड, ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म, जिस पे हम इजीली सरवाइव कर सकते हैं। इसी वजह से इट हैज़ वाटर एंड एयर। आपको पता है कि इसके पास वाटर है और एयर है, विच आर वेरी इसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल। जैसा मैंने आपको बताया था कि इसी कारण हम इस पर सर्वाइव कर सकते हैं, क्योंकि ये ना ज़्यादा हॉट है और ना ज़्यादा कोल्ड है। द एयर हैज़ लाइफ सपोर्टिंग गैसेस लाइक ऑक्सीजन।
जो ऑक्सीजन होती है वो हमारे सांस लेने के लिए काम पड़ती है, तो इस वजह से हम क्या कहते हैं इसको, लाइफ सपोर्टिंग गैस लाइक ऑक्सीजन। बिकॉज ऑफ दिस रीजन अर्थ इज कॉल्ड यूनिक प्लेनेट। ऐसा प्लेनेट आपको एक्सेप्ट अर्थ कहीं नहीं मिलेगा, तो इस वजह से इसको नाम दिया गया है यूनिक प्लेनेट। फ्रॉम द आउटर स्पेस क्या होता है, ये जो अर्थ है इसके बाहर से अगर हम देखेंगे, एटमॉस्फेयर अर्थ के बाहर से जब हम देखेंगे उसको कहते हैं आउटर स्पेस। द अर्थ अपीयर्स ब्लू बिकॉज इट 2/3 सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर। आपसे क्वेश्चन एग्जाम में ये भी आ सकता है कि अर्थ जो है ब्लू क्यों दिखाई देती है, और ब्लू प्लेनेट के नाम से भी पूछा जा सकता है कि ब्लू प्लेनेट कौन सा हो सकता है। तो ब्लू प्लेनेट मेक श्योर कौन सा होगा, ब्लू प्लेनेट होगा फर्स्ट ऑफ ऑल अर्थ। और अब ये भी रीजन आ सकता है एज ए स्टेटमेंट कि क्यों होगा, बिकॉज ऑफ द 2/3 सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर, यानी कि हमारा जो अर्थ है उसका 2/3 जो सरफेस है वो किससे, वाटर से कवर्ड है, 2/3 वाटर। इट इज देयरफॉर कॉल्ड ए ब्लू प्लेनेट। तो ये यहाँ पे हमारा अर्थ के बारे में जितनी भी बातें थी वो सम अप हो चुका है। तो अब मैं आपको एट द एंड ऑफ समरी भी, एसेंस भी, इसका जो भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। आप कंटिन्यू वॉच करते रहें। और मून की बात करते हैं, हम मून पे आ गए हैं। आज हम इसको फर्स्ट चैप्टर को फिनिश अप कर देंगे और फिर हम कल नेक्स्ट चैप्टर लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड कवर करेंगे, और जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सीडीएस की बात करें, सीएपीएफ की और एनडीए की बात करें, उसमें क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट टाइम जोन से। तो मून की बात करते हैं अब हम। आपको पता है कि मून क्या है, मून इज द सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। हमारे जो अर्थ की सैटेलाइट है वो मून ही है। अवर अर्थ हैज़ ओनली वन सैटेलाइट दैट इज द मून, जैसा मैंने आपको बता ही दिया। ये किसकी, अर्थ की सैटेलाइट मून। दैट इट्स डायमीटर इज ओनली 1/4 ऑफ दैट अर्थ। डायमीटर की बात की है इसने, यानी कि जो अर्थ का जो डायमीटर होगा, डायमीटर ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 1/4 ऑफ द मून। 1/4 ऑफ द मून, इसकी क्वार्टर का मतलब होता है 1/4। इट appears so big it is nearer to our planet than other celestial bodies as compared to जो अदर सेलेस्टियल बॉडीज होती है। मैंने आपको बताया था सेलेस्टियल बॉडीज क्या होती हैं, एज लाइक ए सन, स्टार, सन इज ऑल्सो स्टार। तो जो हमारी और सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं वो अर्थ के नियरेस्ट कौन सा आएगा, मून सबसे ज़्यादा पास आ जाएगा एज कम्पेयर टू अदर सेलेस्टियल बॉडीज। और इसमें फर्दर बात की गई है, इट इज़ अबाउट 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम अस, यानी कि ये अर्थ है और ये मून है। तो इसके और इसके बीच की डिस्टेंस क्या बताई है इसने, 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम अस। नाउ यू कैन कंपेयर द डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन एंड देन फ्रॉम द मून। आपको मैंने बताया था, क्या बताया था, कि डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन कितनी बताई थी, आई होप आपको याद होगी। मैंने बताई थी आपको 150 मिलियन किलोमीटर। ये मैंने लास्ट सेशन में जो आपको फर्स्ट पार्ट कवर किया था एनसीईआरटी से वर्ड फॉर वर्ड, उसी में मैंने कवर किया था। और ये एग्ज़ाम अगर आपका फंडामेंटल क्लियर है, कोई भी एग्ज़ाम रुक नहीं सकता, तो इस वजह से आपको ये कवर करना पड़ेगा, गो थ्रू एक बार करना पड़ेगा। और उसकी आपको कोई चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब मैं आपको कवर करा दूंगा सारा। अब आगे हम बढ़ सकते हैं, हमारे पास है डिस्टेंस मैंने आपको बताई दी। द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 डेज। ये हमारी अर्थ है, अर्थ का जो हमारा रिवॉल्यूशन लगता है, मून लगाता है, मून कितने, 27 डेज। एक बात और मैं बता दूं
रोटेशन और रिवॉल्यूशन मैंने आपको टर्म क्लियर करा दी थी पहले, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। तो रोटेशन ऑफ द मून इज इक्वल टू रिवॉल्यूशन, जितना रोटेशन होता है उतना ही रिवॉल्यूशन होता है, यानी कि बराबर होते हैं। अगर 27 डे में, तो हम ये देखें कि एक दिन में कितना डिग्री ये रिवॉल्व करता है, तो 27 डे 27 डेज इज इक्वल टू 36 डिग्री, क्योंकि ये 360 हो जाएगा पूरा रिवॉल्यूशन करेगा। तो ये रफली जाएगा हमारे पास 270, यहाँ पे हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 360 अपॉन 27, 3 से हम काट देंगे 129, फिर फर्दर 3 से डिवाइड कर सकते हैं 43, और ये हमारे पास आ जाएगा राउंड अबाउट 13 डिग्री। जो हमारे पास एक दिन में कितने डिग्री जो है मून अर्थ के 13 डिग्री रिवॉल्यूशन करने में, एक दिन में 13 डिग्री रिवॉल्यूशन करता है। इसके बाद इट टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट अवर वन स्पिन, एज ए रिजल्ट वन साइड ऑफ द मून इज विजिबल टू अस ऑन द अर्थ। मैंने आपको बता दिया कि रिवॉल्यूशन और रोटेशन इसका सेम होता है। तो आप बस, आपको कोई भी ऐसा नहीं होगा कि आधा कंटेंट पढ़ाया जाएगा, पूरा मैं बिल्कुल 1 बाय 1 कराऊंगा सारा कंटेंट। जो भी आपको डाउट हो आप पूछ सकते हैं। द मून डज नॉट हैव कंडीशन फेवरेबल फॉर लाइफ, इट हैज माउंटेन प्लेन्स एंड डिप्रेशन ऑन इट्स सरफेस। मैंने आपको बताया था कि अर्थ पे हमारी फेवरेबल कंडीशन है, फेवरेबल कंडीशन ओनली यूनिक प्लेनेट, इसको कहते हैं फेवरेबल। बट इन दिस टर्म्स मून पे बताया कि फेवरेबल कंडीशन नहीं है, वहाँ पे आप रह नहीं सकते, माउंटेन्स हैं। सो दीज कास्ट शेडोज ऑन द मून्स, लुक एट फुल मून एंड ऑब्जर्व दीज शेडोज। ओके, तो यहाँ तक हमने सारा मून कवर कर लिया। मून से जो आपको मैंने रिलेटेड टर्म बताए थे कि कितना रोटेशन, रिवॉल्यूशन, डायमीटर का क्या रिलेशन है अर्थ के साथ, वो सारा आपको एक दिन में कितनी डिग्री ये मतलब कि रिवॉल्यूशन करता है। इसमें कुछ टर्म्स दे रखे हैं। स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट का आंसर ये आ जाता है, और ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और काफ़ी एग्जाम में आ भी चुका है। तो स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। इसको सिंपल लैंग्वेज में लिख सकते हो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, जो कि सारे मतलब कि आपको पता ही होगी, आई होप। इसके बाद आगे हम मूव कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट, नील आर्मस्ट्रॉन्ग was the first man to step on the surface of the moon on 20 जुलाई 1969। यानी कि अगर हम बात करें कि सबसे पहले और कब गए थे, कौन गया था, तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाज द फर्स्ट पर्सन। और नील आर्मस्ट्रॉन्ग के बाद, नील आर्मस्ट्रॉन्ग के साथ दूसरा पर्सन कौन था वो भी आपको पता होना चाहिए, तो उनका नाम था बज एल्ड्रिन। तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग कब गए थे? 20 जुलाई 1969। नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड बज एल्ड्रिन, ये दोनों गए थे। कौन सा मिशन था? मिशन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो अपोलो 11 मिशन था, अपोलो 11 मिशन। सैटेलाइट हमारे पास दो प्रकार की होती हैं। वी हैव सैटेलाइट ऑफ 2 काइंड्स। एक होती है नेचुरल सैटेलाइट और एक होती है मैन मेड सैटेलाइट। अगर नेचुरल सैटेलाइट्स की बात करते हैं, जैसे कि नेचुरल सैटेलाइट से अर्थ की सैटेलाइट नेचुरल है, वो है मून। अर्थ की अगर हम बात करते हैं तो अर्थ की कौन सी हमारे पास? मून। अगर हम मेन मेड की बात करते हैं, मेन मेड सैटेलाइट इज एन आर्टिफिशियल बॉडी, इट इज डिजाइंड बाय साइंटिस्ट टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट द यूनिवर्स फॉर और कम्युनिकेशन। इट इज कैरिड बाय ए रॉकेट एंड ए प्लेस इन ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। सम ऑफ इंडियन सैटेलाइट स्पेस आर इनसेट, IRS, EDUSAT। यानी कि जो हमारे पास भेजी जाती है मिसाइल, सॉरी मिसाइल नहीं,
ये आर्टिफिशियल जो सैटेलाइट होती है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट को ही हम क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट। इनको हम मैन मेड कह सकते हैं। तो आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। अब आके हम फर्दर बढ़ सकते हैं। अब हमारे पास दो टर्म आएंगे, एस्टेरॉइड्स एंड मीटेरॉइड्स, और इसके बाद हम चैप्टर सम अप कर देंगे। एस्टेरॉइड्स की बात करें, अपार्ट फ्रॉम द स्टार्स, प्लैनेट और सैटेलाइट, यानी कि स्टार्स, प्लैनेट और सैटेलाइट के अलावा भी देयर आर न्यूमरस टिनी बॉडीज विच ऑल्सो मूव अराउंड द सन। हमारे पास कुछ ऐसी छोटी बॉडीज भी होती हैं जो सन के अराउंड घूमती हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, एस्टेरॉइड्स कहते हैं। यानी कि आप अगर स्टार्स को छोड़ दें, प्लैनेट्स को, सैटेलाइट्स को छोड़ दें, इसके अलावा भी कुछ हमारे पास छोटी टिनी बॉडीज होती हैं जो सन के चारों ओर चक्कर लगाती हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, एस्टेरॉइड्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एस्टेरॉइड्स बेल्ट होती है एक एस्टेरॉइड जो किस किस प्लेनेट के बीच पाई जाती है, तो आपको ये पता होना चाहिए। दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर। यानी कि मैंने आपको बताया था, अगर आपने हमारा फर्स्ट पार्ट देखा होगा तो उसमें मैंने आपको बताया था कि मार्स और जुपिटर, ये मार्स तो आएगा हमारा इनर प्लेनेट में, ये आउटर। यानी कि आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं कि इनर और आउटर को सेपरेट करने वाली बेल्ट जो जिसको एस्टेरॉइड बेल्ट कहते हैं, वो लाइज करती है मार्स और जुपिटर के बीच में। तो ये आपको पता होना चाहिए। साइंटिस्ट आर ऑफ द व्यू, साइंटिस्ट कहते हैं कि एस्टेरॉइड्स आर पार्ट्स ऑफ ए प्लेनेट विच एक्सप्लोडेड मैनी ईयर्स बैक। कि साइंटिस्ट कहते हैं कि जो हमारे पास जो ये एस्टेरॉइड्स हैं, एस्टेरॉइड्स वो प्लैनेट्स का ही पार्ट है टूट टूट कर, यानी कि पार्ट्स प्लैनेट का ही विच एक्सप्लोडेड, जो कुछ साल, बहुत साल पहले एक्सप्लोड हो गए थे। अब हम बात करेंगे मीटेरॉइड्स की। मीटेरॉइड्स की बात करें तो द स्मॉल पीसीज ऑफ रॉक्स, यानी कि चट्टान जो होती हैं, यानी पत्थर, रॉक होते हैं, चट्टान के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, विच मूव अराउंड द सन आर कॉल्ड मीटेरॉइड्स। जो चट्टान के छोटे छोटे होते हैं पत्थर, उनको हम क्या कहते हैं, मीटेरॉइड्स कहते हैं, जो सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। समटाइम्स दीज मेटेरॉइड्स कम नियर द अर्थ एंड टेंड टू ड्रॉप आउट। आपने सुना होगा मेटेरॉइड्स, मतलब कि आपने कभी देखा होगा कि एक पत्थर सा जलता हुआ आता है, उसी को हम मेटेरॉइड्स कहते हैं। डूरिंग दिस प्रोसेस ड्यू टू फ्रिक्शन विच द एयर दे गेट हीटेड एंड अप बर्न बिकॉज ऑफ, ये क्या होता है कि वो पत्थर होता है और वो वहाँ से फ्रिक्शन उसका टूट जाता है, इस वजह से फ्रिक्शन की वजह से इसमें आग लग जाती है, और आग की वजह से हमें ये दिखाई देता है कि तारा आ रहा है टूटता हुआ, बट वो एक्चुअली होता है मीटेरॉइड्स। तो इट कॉजेज ए फ्लैश ऑफ लाइट, जैसा मैंने बताया, लाइट तो आप उसमें फ्रिक्शन की वजह से जली जाएगी। समटाइम्स ए मीटियोर विदाउट बीइंग कम्प्लीटली बर्न, यानी कि ये कभी कभी पूरे जलते नहीं है, और फॉल्स ऑन द अर्थ क्रिएट्स ए होलो, यानी कि ये बिना जले कंप्लीट जलते नहीं है, इनका एसिड नहीं बनता। तो फिर क्या होता है कि विदाउट बीइंग कंप्लीट बर्न, तो ये अर्थ में जाके टकरा जाते हैं, यानी कि अर्थ की सरफेस पे आ जाते हैं, जिस वजह से क्या हो जाता है, होलो, यानी कि हमारे पास छेद हो जाता है सरफेस में। इसके बाद, डू यू सी ए वाइटिश ब्रॉड बैंड लाइक ए वाइट ग्लोइंग पाथ अक्रॉस द स्काई ऑन ए क्लियर स्टेरी नाइट, इट इज़ ए क्लस्टर ऑफ मिलियन ऑफ स्टार, दीज बैंड इज मिल्की वे। हमारी जो गैलेक्सी है उसको हम क्या कह सकते हैं, अब हमारा जो कंसेप्ट था मीटेरॉइड्स का वो ख़त्म हो चुका है, अब हम आ चुके हैं गैलेक्सी पे। अपनी गैलेक्सी की बात करेंगे। गैलेक्सी क्या है, गैलेक्सी इट इज़ ए क्लस्टर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार। क्लस्टर आपको पता होना चाहिए। गैलेक्सी इट इज ए क्लस्टर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार। इट इज ए
क्लस्टर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार। इसके बाद हमारे पास है हमारी जो नियर हमारी गैलेक्सी कौन सी है, हमारे अवर गैलेक्सी को हम क्या कहते हैं, मिल्की वे, और कहेंगे आकाश गंगा, इसी को आकाश गंगा कहते हैं, आकाश गंगा। इसके बाद अवर सोलर सिस्टम इज ए पार्ट ऑफ दिस गैलेक्सी। जो सोलर सिस्टम होता है वो इसी के, यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो आएगा हमारा यूनिवर्स आएगा, यूनिवर्स के बाद गैलेक्सी आती है, उसी के बाद हमारा सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम इज ए पार्ट ऑफ, आपको पता होना चाहिए, इज ए पार्ट ऑफ गैलेक्सी। In ancient India, it was imagined to be a river light flowing in the sky, thus it was named Akashganga. A galaxy is a huge system of billions of stars. गैलेक्सी को क्या बताया था मैंने, इट इज़ ए क्लस्टर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार। सो इसको कह सकते हैं हम, गैलेक्सी इज ए ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स एंड क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस। देयर आर मिलियन ऑफ सच गैलेक्सीज दैट मेक द यूनिवर्स। ऐसी जब बहुत सारी मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज मिलेंगी तब क्या बनेगा हमारे पास, यूनिवर्स। तो इसका मतलब यूनिवर्स से हमारे पास क्या बना, गैलेक्सी, गैलेक्सी से क्या बना, सोलर सिस्टम, और सोलर सिस्टम से क्या बना, सोलर सिस्टम के बाद अदर प्लेनेट आ जाएंगे एज लाइक एज अर्थ। इट इज़ डिफिकल्ट टू इमेजिन हाउ बिग द यूनिवर्स इज, साइंटिस्ट आर स्टिल ट्राइंग। हम ये नहीं कह सकते कि यूनिवर्स कितना बड़ा है अभी, इफ़ वी आर नॉट सर्टेन अबाउट इट साइज बट वी नो दैट ऑल ऑफ अस एंड आई बिलोंग टू दिस यूनिवर्स। बस हम ये जानते हैं कि मैं और आप इससे बिलोंग करते हैं, बट हमें ये नहीं पता अभी स्टिल कि इसका साइज़ कितना है। तो आई होप आपको ये पूरा चैप्टर बिल्कुल कम्प्लीटली थॉरोली मैंने आपको वर्ड फॉर वर्ड पढ़ाया है एनसीईआरटी से, और बहुत कुछ समझ में आया होगा आपको, न्यू टर्म जो आपको पहले क्लियर नहीं थे, और फंडामेंटल्स आपके क्लियर हो गए होंगे। अब हम इसमें से कुछ मल्टीपल एमसीक्यूज़ भी ले लेते हैं जो इसी में दिए हुए हैं बुक में, और उसके बाद अगर आप पढ़ेंगे ना, उसके बाद अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी एनसीईआरटी पढ़ने के बाद। तो इसमें द प्लेनेट नोन एज द अर्थ ट्विन, ये मैंने बताया था फर्स्ट पार्ट में, अगर आपने अभी भी नहीं जाके देखा तो देख लीजिएगा, कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक प्रोवाइड कर दिया। अर्थ ट्विन कौन सा था, अर्थ ट्विन मैंने बताया था, जो मैं पढ़ा दूंगा वो आप इससे इजीली बन जाएंगे क्वेश्चन। अर्थ ट्विन है हमारे पास, क्या बताया था मैंने, वीनस, बिकॉज ऑफ इट्स साइज। चार इसमें 3 ऑप्शन दे रखते हैं, जुपिटर, सैटर्न, वीनस, तो थर्ड ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा। विच इज़ थर्ड नियरेस्ट प्लेनेट टू द सन, ये अभी मैंने बताया था, थर्ड नियरेस्ट प्लेनेट टू द सन। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन दे रखा है वीनस, अर्थ, मरकरी, तो आंसर होगा हमारे पास अर्थ। थर्ड है हमारे पास ऑल द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन ए, किस पाथ में घूमते हैं, तो सर्कुलर पाथ, रेक्टेंगुलर पाथ, एलोंगेटेड पाथ। अब आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना है, क्योंकि आपने ये पढ़ा है, मैंने पढ़ाया है, तो आपको ज़रूर इसका आंसर भी देना है। और एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, द पोल स्टार इंडिकेट्स द डायरेक्शन टू द साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, ये भी मैंने फर्स्ट पार्ट में कराया था, तो ये ऑलवेज रिमेन नॉर्थ डायरेक्शन में रहता है। और ये एस्ट्रॉइड्स आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ सैटर्न, जुपिटर, मार्स, जुपिटर एंड द अर्थ एंड मार्स, तो ये भी मैंने आपको करा दिया था, मार्स एंड जुपिटर। एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, उसका कमेंट सेक्शन में आपको आंसर प्रोवाइड कराना है, और ऐसी फर्दर वीडियोस चाहिए आपको तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे लिख के भेज सकते हैं कि वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी, और थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आपको बस प्यार चाहिए मेरे को, मैं तो आपको ऐसे ही प्रोवाइड कराते रहूँगा, और जल्द ही आपके लिए सरप्राइज़ भी आने वाला है। तो आप इस चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स ऑल।